मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों को। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्रभासिंदर पंड्या महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि हमारी जो क्लास आज की है वो किससे रिलेटेड है, क्या है हमारे क्लास में आज और क्या स्पेशल है। और ध्यान कर लेना, इस टॉपिक से प्रश्न आना 101% फिक्स है। यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये सृजनशीलता है, उसको आराम से समझना है। सृजनशीलता को समझने के लिए मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको एक चीज कही थी कि किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि उस टॉपिक को अंग्रेजी में कहते क्या है। अभी मैं बोल दूं कि सृजनशीलता, रचनात्मकता, इसको रचनात्मकता भी कहते हैं, पर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे इस टॉपिक को आप देखोगे, अभी तो मैंने लिख लिया है कि आपको देख के समझ में आ जाए कि क्या पिक्चर होने वाली है आगे की हमारी, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाओ, ठीक है ना। और यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, बोर हो गए तो प्रश्न भी बोर करके चला जाएगा तुमको और आ जाएगा 0। इसलिए इसको ध्यान रखना, बोर नहीं होना है, अच्छे से अंग्रेजी वर्ड को ध्यान रखना। और मैं हमेशा मेरी क्लास के अंदर एक ही बात को फोकस करता हूँ, वो है अंग्रेजी के शब्द। क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे शब्द होते हैं, पर अंग्रेजी में उन शब्दों को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी जो डेली रूटीन है, हमने कहीं न कहीं उन शब्दों को सुना है, इसलिए हमको ये ध्यान रखना बेटा कि अंग्रेजी में कहते क्या है। तो मेरा फोकस, मेरा टारगेट हमेशा हिंदी के साथ में अंग्रेजी के कुछ वर्ड रहेंगे, जिससे कि आपको कुछ नवीनता दिखाई देगी, कुछ मौलिकता प्रदर्शित हो जाएगी और आप नवीन चीजों को समझ जाओगे। हाँ, इसको ये भी कहते हैं, हाँ ये तो नया था मेरे लिए, नवीन था मेरे लिए। नवीन इसलिए था क्योंकि आपने उसको पहली बार सुना। तो एक पिक्चर आपके दिमाग में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सृजन, जो ये सृजनशीलता है, एक क्रिएटिविटी है। क्या है बेटा, ये एक क्रिएटिविटी है। अपन कहते भी हैं, किसी बच्चों के लिए, कोई टीचर वगैरह कहते भी हैं कि ये बच्चा कितना क्रिएटिव है, क्रिएटिव से बना क्रिएटिव। अब क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, सृजनशीलता। हमको समझना है सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। सृजनशीलता को अगर हम अर्थ के आधार पे देखें तो सृजनशीलता का अर्थ होता है बेटा निर्माण करना। निर्माण करना, ऐसा नहीं कि कोई भी आविष्कार कर दिया, कोई भी निर्माण कर दिया। ऐसा निर्माण करना जो सबसे भिन्न हो, सबसे अलग हो, सबसे नया हो। हूबहू नहीं होना चाहिए, हूबहू अगर हुआ तो वो सृजनशीलता होगी नहीं। अगर सृजनशीलता को समझना हमको तो वो कैसा होगा, अलग होगा, भिन्न होगा, मौलिकता लिए हुए होगा, नवीनता लिए हुए होगा। तो हमें इन चीजों का अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने कोई नवीन पदार्थ जो है उसका आविष्कार किया, आविष्कार का हमको नवीन बोला, यहाँ पर सृजनशीलता में नवीनता भी आती है, मौलिकता भी आती है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक नवीन पदार्थ को आविष्कार के तौर पर हमने नवीन पदार्थ का अगर आविष्कार किया या किया होगा तो सोचो उसका उपयोग भी होना चाहिए। आविष्कार करना ही उद्देश्य नहीं रहेगा बेटा, उसका उपयोग भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें अगर सृजनशीलता को समझना है तो हमें दो बातों को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसको हम समझते हैं। जैसे ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका अर्थ होता है निर्माण करना, नई वस्तु का निर्माण करना। वस्तु कौन सी होगी बेटा, नई, तो नई वस्तु का निर्माण करना। नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर बेटा अपन क्रिएटिविटी को भूलना मत, लिख के रखो। मैं जो लिखवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, ध्यान रखना। जैसे हम कहें तो इसके अंदर दो चीजें और आ रही है, मौलिकता और क्या कहते हैं इसको, नवीनता। ध्यान रखना, मौलिकता होनी चाहिए उसमें और नवीनता, नवीन नया भी होना चाहिए। और एक चीज और इसमें हमें फॉलो करनी है, वो है क्या होना चाहिए, उपयोगिता का तत्व। बेटा इसमें उपयोगिता का
फिक्स हैं। तो ध्यान रखना उसका मौलिकता, नवीनता, अगर सृजनशीलता को देखें अपन और रचनात्मकता को देखें तो उसमें मौलिकता का होना भी आवश्यक है, नवीनता का भी होना आवश्यक है। नवीनता रहेगी, मौलिकता रहेगी बच्चा, तो उसमें उपयोगिता का तत्व होना भी निश्चित है। नवीन चीज, हम किसी नई चीज का उपयोग करते हैं, जैसे नई नई चीज कोई आएगी, हम लाए हो तो क्यों लाए, उसका कुछ न कुछ उपयोग है इसीलिए लाए। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में मिल रहा है लेके आके घर में रख दिया, दीवार पे हाँ नई चीज है। विगत उपयोगिता के किसी भी चीज को, किसी भी तत्व को, किसी भी विषय को हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं लाते हैं। देख लो, आप अगर अभी कोचिंग पढ़ रहे हो, अपनी क्लासेस इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मेंशन करवा रहा हूँ, तो क्यों पढ़ रहे हो आप? कुछ नवीनता है इसमें, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं इसलिए पढ़ रहे हो। तो नहीं पढ़ा है तो आप इसमें कुछ नवीनता देखोगे, तो नवीनता मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए नवीनता होगी। अगर वो आपके लिए नवीनता होगी तो आप इंटरेस्ट के द्वारा उसको पढ़ो। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, नवीनता होना अनिवार्य है। जिससे नवीनता के अंदर हम देखें कुछ नए कार्य कर रहे हैं, अगर हमने कुछ नए कार्य, अगर हम नए कार्य करते हैं, अब नए कार्य तो ऐसा तो नहीं हो कि नए उद्देश्य ही हमने कोई नए कार्य किए। हर किसी कार्य को करने के लिए उसका कुछ न कुछ बेटा उद्देश्य होता है और उद्देश्य को लेकर ही हम कार्य करते हैं। तो हम जो नए कार्य करेंगे उसका उपयोग भी होना चाहिए। हमने जो नए कार्य किए उसका बेटा क्या होना चाहिए, उपयोग। नए कार्यों का उपयोग भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है बेटा। जो नए कार्य करेंगे उनका उपयोग भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट बेटा। अब मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं जेम्स ड्रेवर, ठीक है। सृजनशीलता, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। इसके अंतर्गत दो पॉइंटों की बात करें, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अगर हम समझे तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखें तो मौलिकता होती है, इसमें नवीनता होती है, एक ही अर्थ दोनों का शब्द का प्रयोग होता है। एक नमनीयता भी इसके अंदर ही आता है, थर्ड नंबर पे नमनीयता, पर इसको मैंने इसलिए हटाया है कि नमनीयता इसके अर्थ में, सृजनशीलता के अर्थ में नमनीयता का प्रयोग कर सकते हैं, बट हम कॉमनली उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए कंफ्यूजन वाली चीज यहाँ पे चाहिए अपने को नहीं। मौलिकता होगी, नवीनता होगी। नवीनता कौन सी नवीनता, कैसी नवीनता, ऐसी चीज जिसका आविष्कार हमने किया है, वो आविष्कार किसी की कॉपी नहीं होगी, वो अपने आप में नया होगा। नया मतलब सबके लिए नया, वही कहलाएगा सृजनशीलता, ठीक है। नए कार्य हम अगर करते हैं तो नए कार्य जो करेंगे उसका उपयोग भी होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होगी, वो भी ध्यान रखना। सबसे अलग, सबसे भिन्न, सबसे नवीन निर्माण हमें करना है। क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, रचनात्मकता, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हम देखेंगे जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। ये कहते हैं नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य, ठीक है। अब मैंने यह लिखा है कि नवीन रचना या उत्पादन, रचना क्या होगी, नवीन होगी, और नवीन रचना होगी तो उसका उत्पादन भी कैसा होगा बेटा, नया। तो नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य तौर पर होती है, क्या होती है, सृजनशीलता। ये कॉमन सेंस है थोड़ा, मैंने सृजनशीलता नहीं लिखा है, तो सर ने क्या लिखा है, सर तो नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य तौर पर होती है, तो क्या होती है, टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो होती है। यस बेटा, जिसे हमने देखा सृजनशीलता नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य होती है। कोई भी नवीन रचना करनी है, कोई भी नया उत्पादन करना है तो इसमें बेटा ये क्या होगी, अनिवार्य होगी, अनिवार्यता होती है। ध्यान रखना बेटा इसको अच्छे तरीके से। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। नेक्स्ट हम कहें तो क्रो महोदय क्या कहते हैं, सृजनात्मकता
मौलिकता के परिणामों का अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मौलिकता के जो परिणाम रहेंगे, मौलिकता के जो परिणाम रहेंगे उनको अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त मैं आपके सामने कर रहा हूं वैसे, एक मानसिक प्रक्रिया। तो लिख लो सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब प्रक्रिया कौन सी है? मानसिक। प्रश्न अब दो तरीके से यहां शुरू होने वाले हैं। अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है? प्रश्न अगर घूमता है, यहां पे घूमेगा प्रश्न 100%, सीधा प्रश्न आ जाएगा कि सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा किसने दी? चार नाम आ जाएंगे तो आप उसको डिफाइन कर लोगे। बट आपको अगर कहूं मैं इसको याद करा दूं तो कैसे याद करना है? तो याद करना ट्रिक है ये, ऐसा नहीं अन्यथा मत लेना। मानसिक प्रक्रिया क्या याद करना है? अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं आई है जिसमें हमने मानसिक प्रक्रिया का नाम लिया है, पर इसको याद करने के लिए मानसिक प्रक्रिया को याद करना है। और मानसिक प्रक्रिया में हमें क्या याद करना है कि क्रो एंड क्रो की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कौन सी हालत? मानसिक हालत ठीक नहीं है, मानसिक प्रक्रिया ठीक नहीं है। कुछ भी कह सकते हो आप, क्रो एंड क्रो की मानसिक हालत ठीक नहीं है, मानसिक प्रक्रिया ठीक नहीं है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है तो कैसे भी अपन याद कर सकते हैं। जैसे ऊपर अपन आ रहा है कि नवीन रचना या उत्पादन, तो जेम्स ड्रेवर के लिए भी अपन ट्रिक बना सकते हैं याद करने के उद्देश्य से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेम्स ड्रेवर कह सकते हैं कि जेम्स ड्रेवर, तो जेम्स एक खाने की चीज़ आती है, जेम्स आपको पता होगा। तो नवीन जेम्स याद कर सकते हैं, नवीन जेम्स मतलब खाने की चीज, नवीन जेम्स जिसका क्या किया गया है? उत्पादन। नवीन जेम्स जिसका क्या किया गया है? उत्पादन। याद हो गया? नवीन जेम्स कहीं भी तुमको दिखे, जेम्स नवीन दिख रहा है, उत्पादन की बात कर रहा है, तो जेम्स वाले सर ने मुझे ट्रिक याद कराई थी। तो जेम्स ड्रेवर नवीन उत्पादन, हाँ नवीन उत्पादन ये लाइन के अंदर आ रहा है, यस जेम्स ड्रेवर ही होगा। तो ऐसे ट्रिकी तरीके से आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। और साइकोलॉजी में बात करूं या इन डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो इन सब में आपको हमेशा कोई भी डेफिनेशन किसी भी व्यक्ति की याद करनी है तो रटना बेटा पॉसिबल नहीं होता है। तो हमेशा तुमको छोटी छोटी ट्रिकों पे फोकस करना है। उन ट्रिकों के आधार पर ही आप धरातलीय सारी चीज़ों को फिक्स कर पाओगे, समझ पाओगे। क्योंकि इनको समझने के लिए सारी ऐसी 100 डेफिनेशन आएंगी। अब 100 डेफिनेशन तो याद करना पॉसिबल नहीं हो सकता बेटा, तो इन 100 डेफिनेशन की एक एक ट्रिक बना लो। यहाँ से हमने देख लिया कि क्रो का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक प्रक्रिया ठीक नहीं है। हाँ, तो जहाँ पे मानसिक प्रक्रिया दिख जाए किसी भी डेफिनेशन में, क्रो एंड क्रो को पकड़ना है, खत्म। 99% तो ये ट्रिक से काम हो जाता है बेटा, 1% फिर अपना किस्मत और सामने वाला क्या लैंग्वेज चेंज करता है उसके ऊपर होता है। यहाँ भी कह सकते हैं जेम्स हम खाते ही है, जेम्स नवीन है जिसका उत्पादन किया है, जेम्स का उत्पादन किया है, जेम्स नवीन है, वैसे भी ठीक है। यहाँ जेम्स को खाना अनिवार्य है, जेम्स का उत्पादन किया है तो जेम्स को खाना अनिवार्य है। किसी भी तरीके से आपको ये याद करना है, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट हम देखें बेटा कि सृजनात्मकता का अर्थ में देखें, अगर इसको इतना इतना पढ़ा और पूछ ले कि अर्थ, प्रश्न आ जाए कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, लिखना नवनिर्माण करने की योग्यता,
नवनिर्माण करने की योग्यता ही सृजनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। नवनिर्माण क्रिएटिव है ये बच्चा, कोई बच्चा कार्य करता तो क्रिएटिव है बोलते हैं अपन, क्रिएटिव से बना क्रिएटिविटी, ध्यान रखना। तो देखो इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। नवनिर्माण, नया निर्माण करना है, और नए निर्माण करने की जो योग्यता होगी, नवनिर्माण, और नवनिर्माण क्या, नवनिर्माण करने की जो योग्यता, वही क्या कहलाएगा बेटा, क्रिएटिविटी कहलाएगी। याद करना बेटा इसको। अब अगर देखें तो सृजनात्मकता के अगर कुछ तत्व भी होते हैं, ठीक है, उन तत्वों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सृजनात्मकता के अगर तत्व देखें अपन, तो पहला तत्व है धारा प्रवाह। अब हम तत्वों की बात करेंगे बेटा, तो इन तत्वों में आ चुका है पहला धारा प्रवाह। अब बता धारा प्रवाह, आपके दिमाग में जैसे मैंने बोला धारा, तो इन धारा प्रवाह को लेके आपके दिमाग में क्या प्रश्न उठता है, क्या चीज आती है, धारा प्रवाह क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूं कि आपके क्लासरूम का माहौल धारा प्रवाह वाला जो नाम है वो आपके क्लासरूम के अंदर आ चुका है, सोचो धारा प्रवाह क्या है। धारा प्रवाह का मतलब ये होता है बेटा कि कम समय में अधिक से अधिक उत्तर देना। धारा प्रवाह, कम समय में अधिक से अधिक उत्तर देना, अधिक से अधिक जवाब देना, ठीक है। कोई प्रश्न पूछा आपको, प्रश्न के कम से कम, मैंने आपको प्रश्न पूछा, तो उन प्रश्नों के कम से कम समय में आप क्या दे दोगे, उत्तर दो, धारा प्रवाह हो जाएगा, स्पीड से, फटाफट, तुरंत। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, धारा प्रवाह लिखने की आवश्यकता है मुझे, प्रश्न लिख देता हूं। प्रश्न के उत्तर ठीक है बेटा, प्रश्न के उत्तर कम समय में अधिक से अधिक देना। सेकंड की बात करेंगे हम, सेकंड पॉइंट की, सेकंड तत्व की, तो वो क्या है, कह रही है बेटा विविधता। विविधता, अब बेटा विविधता क्या होगी? इन विविधता को अगर देखें तो मौलिकता भी कह सकते हैं अपन, ऊपर पड़ा वो नहीं, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके अर्थ विविधता के अर्थ मौलिकता हो जाएगी। अब मौलिकता के बारे में देखें अपन, या विविधता के अर्थ में हम देखें तो सोचो अभिव्यक्ति जो होगी वो सबके लिए बेटा अलग अलग होगी। हर किसी के अभिव्यक्त करने की विविधता से हर कोई व्यक्ति अगर कहें तो विविधताओं से युक्त होता है। अगर मैंने आपको कह दिया कि आपको पीएसपी महाविद्यालय के ऊपर एक पेज लेख लिखना है, या आपको पीएसपी महाविद्यालय पर वाचन करना है, अपने भावों को अभिव्यक्त करना है, तो 10 जने हैं, 10 बच्चों को खड़ा किया, 5 लड़के 5 लड़कियां, उन सभी को मैंने खड़ा किया है, सभी ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, तो हर किसी का भाव एक होगा, अभिव्यक्ति एक होगी। भावनाएं हर किसी के अंदर कुछ न कुछ अलग अलग होती हैं, तो उन भावनाओं के अंदर बेटा क्या होती है, विविधता होती है। तो समझ जाना, जैसे मैंने बोल दिया कि जयपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, जयपुर के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, तो आप क्या करोगे, हर कोई अलग अलग बताएगा। विविधता मतलब डिफरेंसेस कह सकते हैं अपन इसको, विविधता होगी, और विविधता के आधार पर ही जयपुर के बारे में लोग बताएंगे, पीएसपी के बारे में लोग बताएंगे, बच्चे बताएंगे। अब देखें थर्ड पॉइंट, विस्तारण। तीसरे पॉइंट को देखें बेटा अपन, विस्तारण। विस्तरण के बेटा अंदर क्या होता है कि कोई भी पंक्ति होगी या कोई भी शब्द होगा, उसका विस्तार कितना कर सकते हैं, उसका विस्तार करते हुए उसका वर्णन करना। मतलब कोई भी शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है, कोई भी पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है, तो उस पंक्ति का क्या करना है, विस्तार से वर्णन करना, विस्तार से उसकी व्याख्या करनी है, वही क्या आ जाएगा बेटा, विस्तारण।
4th पॉइंट देखें, पुनः परिभाषीकरण। नाम से ही बेटा स्पष्ट हो रहा है, पुनः परिभाषीकरण। पुनः परिभाषीकरण का अर्थ ये होता है कि हम जो परिभाषित करेंगे उसको वो सकारात्मक रूप में हो, और पहले की जो परिभाषाएं हमने परिभाषित किया पहले की परिभाषाओं में उससे ये भिन्न होगा और सकारात्मक इसकी परिभाषा होगी, पहले की तरह नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें संवेदनशीलता। अब बेटा संवेदनशीलता क्या होगी? अब संवेदनशीलता में बच्चों की योग्यता को भी ले लेते हैं। संवेदनशीलता को अगर ले लें यहाँ पे, अगर इस एक चीज को यहाँ पे, तो योग्यता ले लो। योग्यता, अब बताओ, मतलब बच्चों की योग्यता का अर्थ ये हो रहा है बेटा, संवेदनशीलता का अर्थ ये हो रहा है कि बच्चों को जब भी पढ़ाया जाए संवेदनशील होकर पढ़ाया जाए। मतलब बच्चों को कहा जाए कि आप अपना माइनस पॉइंट मत देखो बेटा, आप अपना प्लस पॉइंट देखो। मतलब सकारात्मक ऊर्जा भरनी, संवेदनशील होकर पढ़ाना उनको, उनकी योग्यताओं को देखना है, उनकी योग्यताओं को हमें माइनस पॉइंट में नहीं प्लस पॉइंट में देखना है, और उनको भी बताना है कि हम उनके साथ में कितने संवेदनशील हैं। तो ये चीजें बेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब अगर देखें 6 नंबर, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन तो पता ही है कि व्यवहार लोचनशील, लचीलापन होना चाहिए व्यवहार। बच्चों के सामने अगर हमारा व्यवहार है किसी प्रकार का तो उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब एक पीडीएफ के माध्यम से, एक पीपीटी के माध्यम से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, और कुछ रहा तो उसके अंदर आ जाएगा। समझने का काम तो लगभग हमारा पूरा हो चुका है। सृजनशीलता क्या है, किसने कौन सी डेफिनेशन दी है, ठीक है ना, तत्व कौन से हैं, एंड ऑल तो हमने पढ़ लिया। अब जितना भी समय हमारे पास है उस समय में हम जो पेजेस है हमारे पास उसका अध्ययन करेंगे। तुम्हारे लिए निकाला है मैटर ये कहीं से भी, सरल, सस्ता, सुंदर। यस, सृजनात्मकता। ठीक है, अब सृजनात्मकता क्या कहती है? अब सृजनात्मकता और सृजनशीलता दोनों की बात करेंगे तो दोनों में कुछ न कुछ क्रिएटिविटी अगर कहें यहाँ पे, तो कुछ न कुछ अगर कहें तो इसमें एक जैसी चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सृजनात्मकता अगर देखें और सृजनशीलता देखें तो बच्चों के लेवल पे अगर देखें इसको, तो बच्चों के लेवल पे अगर देखें तो हर कोई बच्चा बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। हर कोई बच्चा बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, और हर किसी बच्चे में अपनी अपनी अलग बौद्धिक क्षमता होती है, बौद्धिक विकास की क्षमता होती है। तो हमें उनके साथ में जो बिहेवियर करना है, जो क्रिएटिविटी बच्चा हमें दिखा रहा है, उसके आधार पर अगर देखें तो कुछ जो चीज़ें उनके अंदर होंगी वो जन्मजात भी हो सकती हैं। ठीक है, वृद्धि का सामान्य स्तर भी होना आवश्यक है। इसमें जो बच्चों में वृद्धि होगी उसका सामान्य स्तर भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब अगर कहें कि सृजनात्मकता के जो उद्देश्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सृजनात्मकता को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं वो चीज़ भी समझनी आवश्यक है। क्योंकि हमने देखा है कि भिन्न भिन्न जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सृजनात्मकता को भिन्न भिन्न तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और हम भी उनसे प्रभावित होते हैं। और हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से सृजनात्मकता जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, सृजनशीलता हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ बच्चों,
सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ध्यान रखना क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता मानव के क्रियाकलापों एवं निष्पत्ति के लिए आवश्यक है। मानव जो क्रियाकलाप कर रहा है जिसकी निष्पत्ति जो होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। सृजनात्मकता का अर्थ वैज्ञानिक के कायाकल्प से नहीं, मतलब विज्ञान के जो वैज्ञानिक जो हैं वो आविष्कार करते हैं तो उनके जो कायाकल्प वाली जो सिस्टम चल रहा है वहाँ से नहीं है, वह किसी भी क्रिया में पाई जाती है। मतलब सृजनात्मकता वैज्ञानिक ही कर रहे हैं ऐसा नहीं, कोई भी क्रिया हो सकती है, उसमें क्रिएटिविटी हम देख सकते हैं, सृजनात्मकता हम देख सकते हैं। किसी भी कार्य या व्यवसाय में सृजनात्मकता के दर्शन होते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें हम नवीन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हम सृजनात्मकता को देख सकते हैं। बीने के अनुसार, बीने मतलब कोई और बीने नहीं है, बीने महोदय है, ध्यान रखना। बीने महोदय ऐसा कह रहा है कि एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। मतलब बीने ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पे याद करने का तरीका, बीने महोदय ऐसा कह रहे हैं कि बीने महोदय कह रहे हैं कि एक लकड़ी है, उन लकड़ियों का उत्पादन प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है। तो हम कह सकते हैं कि कलात्मक, उनके पास अगर कला होगी किसी वस्तु को बनाने की तो उस वस्तु को बनाने के लिए वो किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। अब चित्रकार मन चाहे रंगों से चित्र की संजीवता प्रकट कर सकता है। मतलब जो ड्राइंग बना रहा है, जो चित्रकार है, वो ऐसी ड्राइंग बनाएगा कि वो जिंदा है, वो सजीव है। उस ड्राइंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये तो कितना जिंदा दिख रहा हमको। इसी मूर्तिकार व अपनी जो मूर्तिकार जो होगा वो भी अपनी कलाओं की छाप छोड़ता। हम देखते हैं कि बहुत सारे मंदिरों में हम जाते हैं तो मूर्तिकार जो होते हैं वो मूर्तियों का निर्माण करते हैं। ये मूर्ति कितनी सुंदर है, तो मूर्तिकार जो होते हैं वो भी अपनी छाप अपनी कलाओं के द्वारा छोड़ते हैं। यही बेटा क्या कहलाता है, सृजनात्मकता होती है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, अगर औद्योगिकरण की बात करें, नगरीकरण की बात करें तो मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। हम देखें तो मानवीकरण हो चुका है, औद्योगिकरण हो चुका है, नवीनीकरण हो चुका है, नगरीकरण, नवीनीकरण, नगरीकरण नया। तो नगरीकरण में अब यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, कुछ नया मिल रहा है। यहाँ अगर पैसे कमा रहे तो वहाँ ज़्यादा कमा रहे हैं, तो कुछ नया उनको मिल रहा है, कुछ नवीन जो मिल रहा है, इसी के कारण वो क्या कर रहे हैं, नगरीकरण, औद्योगिकरण भी मिल रहा है उनको। ठीक है, तो औद्योगिकरण तथा नगरीकरण ने मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। प्राचीन जीवन शैली परिवर्तन होते ही नवीन परिस्थिति का सामना करने के लिए सृजन की प्रतिभा को विकसित किया जाना चाहिए। अगर देखें प्राचीन स्थिति, उनकी पहले की स्थिति, पास्ट कैसा भी होगा, वो हमेशा यही चीज़ चाहते हैं कि वो सृजनशील हो, क्रिएटिव हो और कुछ नया उनको नवीन उनके जीवन में आए। अब जेम्स ड्रेवर महोदय ये कहते हैं कि सृजनात्मकता नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता है। अब ध्यान रखना, सृजनात्मकता नई वस्तु का सृजन। अब याद करना कौन कह रहे हैं, जेम्स ड्रेवर। मैंने याद कराया था आपको पहले भी, नवीन वस्तु का सृजन करना, जेम्स ड्रेवर। अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग व्यक्ति, एक व्यक्ति दो भी डेफिनेशन दे सकता है, ऐसा नहीं कि इसने एक डेफिनेशन दी थी। तो याद करना, यहाँ पे जेम्स ड्रेवर कह रहा है कि सृजनात्मकता नई वस्तु का सृजन करना की योग्यता है। व्यापक अर्थ में सृजनात्मकता से तात्पर्य नए विचारों, मतलब क्या नया, तो नए विचार प्रतिभाओं के योग की कल्पना से है। नए विचार प्रतिभा की योग्यता से, कल्पना से, योग से, मतलब योग की कल्पना से है। जब स्वयं प्रेरित होगा तो दूसरों का अनुकरण करेगा। मतलब स्वयं वो क्या है, प्रेरित है तो दूसरों का भी क्या करेगा, अनुकरण नहीं करेगा। दूसरों का अनुकरण नहीं करेगा, वो खुद से प्रेरित होगा। तो विचारों का संश्लेषण हो, जहां मानसिक कार्य केवल विचारों का योग न हो। विचारों का संश्लेषण होना चाहिए पर मानसिक जो विचार हैं उनका योग नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मौलिकता क्या है, यह मुक्त साहचर्य है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। जबकि कविता की पंक्तियां या उसके विचार आपको उद्वेलित करते हैं, साधारणीकरण के लिए बाध्य करते हैं। यह दो वस्तुओं का संबंध होता है, मौलिकता में दो वस्तुओं का संबंध होता है, परंतु साहचर्य को देखने की कामना आप नहीं करते, आप तो उसका आनंद उठाते हैं। तो साहचर्य आपके सामने जो होगी उसको देखने का कार्य नहीं करेंगे, आप तो उसका क्या करेंगे बेटा, आनंद उठाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, घटक की बात करेंगे। इसके स्तर होते हैं, मापन योग्य व्यवहार होते हैं, माध्यम होता है इसका,
सामाजिक स्वीकृति होती है, ये सारी चीज़ें बेटा मौलिकता के अंतर्गत आती हैं। तो इसके अंदर हम देखें तो एक एक लाइन सबके देख लेते हैं। इसके स्तर की बात करेंगे, सृजनात्मकता के स्तर की बात करें तो यह चिंतन सरल एवं यांत्रिक होता है। सृजनात्मकता का जो स्तर होता है उसका चिंतन एकदम यांत्रिक और सरल होगा। जिस चिंतन की प्रत्यक्षता रहती है वो अभिसारण चिंतन कहते हैं। मतलब इसमें प्रत्यक्षता रहेगी, इसलिए वो क्या है बेटा, अभिसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन मूल्यांकन के साथ साथ सृजनात्मकता की शक्तियां का तीसरा पक्ष है। मतलब ये मूल्यांकन तो इसमें होगा, अभिसारी चिंतन का मूल्यांकन तो होगा, पर साथ साथ क्या होगा, इन सारी शक्तियों का तीसरा पक्ष कहा गया है। व्यक्ति में परिस्थिति की पुनर्व्यवस्था होना आवश्यक है। मतलब व्यक्ति जो रहेगा वो जो भी परिस्थिति उसके पास में उपलब्ध होगी उसकी पुनः व्यवस्था होना आवश्यक होगा। इसे कार्यात्मक स्थिरता भी कहते हैं। ठीक है ना, पुनः व्यवस्था करेगा वो तो कार्यात्मक स्थिरता कहते हैं। सृजनात्मकता के अध्ययन के लिए दोनों ही प्रकार के चिंतनों का परीक्षण किया जाता है। बौद्धिक स्तर हो सकता है, मापन योग्य स्तर व्यवहार भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा, तो ज़्यादा डिटेल अंदर नहीं जाना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसका हमने अध्ययन अभी तक किया। नेक्स्ट हम देखें शिक्षा में सृजनात्मकता का विकास। यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। 1950 में लिख लेना, 1950 में लगभग औद्योगिक विकास के साथ तकनीकी विकास के समन्वय हेतु अधिक उच्च स्तरीय बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता अनुभव की गई। मतलब 1950 सेंचुरीज में अगर देखें, 1950 में अगर देखें तो उद्योग, जिस प्रकार से उद्योगों का विकास हो रहा था उस प्रकार से तकनीकी विकास के समन्वय हेतु उच्च स्तरीय बौद्धिक विकास और बौद्धिक योग्यता की भी आवश्यकता की अनुभूति की गई, अनुभव किया गया। अतः सांस्कृतिक प्रगति के साथ शिक्षालयों में पढ़ने वाले छात्रों के मनोविकास की समस्या पर केंद्रीय ध्यान दिया गया। मतलब बच्चे जो हैं उनके मन का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर उनके मन का विकास नहीं हो पा रहा तो क्या कारण है उसका कि उनका मन का विकास नहीं, तो उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। तत्कालीन शिक्षालयों से संबंध व्यक्तियों ने सृजनात्मकता शिक्षण के संदर्भ में दो मूल त्रुटियां बताई, दो शिक्षाविदों ने दो गलतियां बताई है यहाँ पे बेटा। शिक्षालयों में छात्रों की जनसंख्या का वर्ग जिसमें सृजनात्मकता की क्षमता है तथा जिन क्षेत्रों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, दोनों का अवसीमन किया गया है। वास्तव में आविष्कार पाठ्यक्रम के कुछ पक्षों तक सीमित नहीं है, वरन सभी क्षेत्रों में संभव है। अगर कहें यहाँ पर आविष्कार जो है वो तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, किसी भी क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि आविष्कार तो हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो शोध कार्यों से अन्य विचारों को बल मिला। सृजनात्मकता कुछ न कुछ टॉरेंस के अनुसार, अगर टॉरेंस कहते हैं कि शोध कार्यों के अन्य विचारों पर भी बल दिया गया, सृजनात्मकता कुछ न कुछ टॉरेंस के अनुसार। टॉरेंस क्या कहते हैं, अधिगम कठिनाई। जो अधिगम जो कठिनाइयाँ होंगी उसको अनुभव करने की प्रक्रिया के मध्य विकसित होती है। मतलब जो अधिगम करेंगे उस अधिगम, हम जब अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। जब हम सीखेंगे तो सीखने के बाद क्या होगा, उसमें हमें कुछ न कुछ त्रुटियाँ आएंगी, कुछ न कुछ समस्या आएंगी, कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। तो उन कठिनाइयों को क्या करेंगे, हम अनुभव करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अनुभव करेंगे, और अनुभव करने के बाद प्रक्रिया के मध्य क्या होगा, उसको विकसित करेंगे। लेकिन आमतौर पे हम देखें सत्ता डी के माध्यम से ग्रहण की जाती है। सत्ता के द्वारा जो सत्य बताया जाता है, सत्या मतलब जो सत्य बताता है। शिक्षार्थी स्कूली वातावरण में उसे ही सत्य स्वीकार करता है या करना सीखता है, यह अनुकूल नहीं है। अतः शिक्षालयों में शिक्षा हेतु निम्न बातें ध्यान रखें। मतलब शिक्षालय के अंदर शिक्षालय मतलब विद्यालय है, ठीक है ना। तो शिक्षालय के बातें ही बच्चा माने ऐसा नहीं है, ऐसे वातावरण की बातें बच्चा माने ऐसा नहीं है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षालय का वातावरण, बच्चा जहाँ पढ़ना आ रहा है वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आसपास बैंड बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गंदगी पड़ी है, ऐसा वातावरण ना हो। शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी क्लास को क्रिएटिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि पढ़ाना हर कोई पढ़ा लेगा, बट पढ़ाने के बाद उसको किस प्रकार से इंटरेस्टिंग बच्चे लगे रहे, बच्चे पढ़े, हाँ अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सर ने पढ़ाया है, मज़ा आना चाहिए, अंदर से फील होना चाहिए कि पढ़ने का मज़ा आ गया। तो शिक्षक की भूमिका उसमें बहुत ज़्यादा है बेटा। कक्षा का वातावरण, अब शिक्षा का
शिक्षालय का वातावरण देख लिया। अब कक्षा ऐसे नहीं है कि कहीं भी जाके लेके बैठ गए बच्चों को, कक्षा का वातावरण भी पॉजिटिव होना चाहिए। पाठ्यक्रम की व्यवस्था, और पाठ्यक्रम की व्यवस्था बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देख लिया कि बच्चे को आते ही मैथ का लास्ट चैप्टर खोल के दे दिया हमने। पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एक सिस्टम से पाठ्यक्रम होना चाहिए। सरल से जटिल की ओर चलना, साइकोलॉजी में कहते हैं हम सरल से जटिल की ओर, क्योंकि क्रम से चलता है ये, ठीक है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात मतलब बच्चे को जो आता है, फिर उससे अज्ञात की ओर जाना है, तो पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी व्यवस्थित होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे तो सृजनात्मकता के लिए गार्डन तथा ऑसबर्न ने भी आधारभूत सुधार एवं नवीन मौलिक विचारों की उत्पत्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। उनके मध्य भी शैक्षिक मूल्यांकन संबंधी जो कार्य हैं उनको स्थगित कर दिए जाने चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि मौलिक जो विचार है वो उनके अंदर जो मौलिक विचार उत्पन्न हो रहे हैं और ऐसे प्रयास किए हैं कि शैक्षिक जो मूल्यांकन संबंधी जो कार्य हैं उनको स्थगित कर दो, यूँ कह रहे हैं महोदय गार्डन और ऑसबर्न। अर्थात यदि सृजनात्मकता का विकास करना है तो शैक्षिक प्रक्रिया का सीधा संबंध मूल्यांकन से नहीं होना चाहिए। मतलब शिक्षा का सीधा अर्थ मूल्यांकन से नहीं होना चाहिए। अगर सृजनात्मकता का अगर विकास करना है तो मूल्यांकन को यहाँ बीच में लाना नहीं है। मूल्यांकन आ गया तो क्या आ जाएगा, रटन पद्धति आ जाएगी, ठीक है ना। अन्यथा छात्र मूल्यांकन के में उच्च श्रेणी के लिए सृजनात्मकता के संबंध में महत्व नहीं रहेगा। मतलब बच्चा नंबर लाने का सोचेगा, मूल्यांकन होगा, मेरा एग्जाम होगा, ये होगा, वो होगा करके, जो बच्चा जो अपना इंटरेस्ट जो उसका होगा वो मूल्यांकन रहेगा तो वो उस चीज़ को उस संबंध में ज़्यादा महत्व दे पाएगा नहीं। टॉरेंस कह रहे हैं कि सृजनात्मकता फीडबैक मूल्यांकनात्मक रिपोर्ट से अधिक उत्तम है। अगर कहें तो फीडबैक की बात कर रहा है इधर, फीडबैक जो सृजनात्मकता का जो फीडबैक है वो मूल्यांकनात्मक जो मूल्यांकन की जो रिपोर्ट आएगी मूल्यांकन की उससे भी ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि वह शिक्षा के मूल उद्देश्य व्यक्ति के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण स्वीकार करता है। मतलब कह रहे हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये टॉरेंस की, कि वह जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होगा व्यक्ति के लिए एक अच्छे जो भविष्य होंगे उसके निर्माण को वह स्वीकार कर रही है। ठीक है बेटा, हम देखें सृजनात्मकता विकास मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। मतलब देखें सृजनात्मकता मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। मैंने कहा था सरल से जटिल, ये भी मनोविज्ञान में है, ठीक है ना। क्रमिक वाला सिद्धांत भी है, ठीक है ना। ज्ञात से अज्ञात वाला सिद्धांत साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में है। तो ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। चूंकि इसका उपयोग परिस्थिति में किया जाता है, अतः माता पिता का दायित्व और भी बढ़ जाता है। इन पदों का अनुकरण सृजनात्मकता चिंतन के लिए किया जाता है। मतलब ये जो पॉइंट बोलूंगा उनका अनुकरण किया जाएगा। जो कुछ भी बतलाया जाए उसमें समस्या के स्तरों को पहचानने का शिक्षण अवश्य हो। मतलब जो बताया जाएगा और उसमें जो जो समस्या आएंगी उसका शिक्षण भी होना आवश्यक है, पहचानना पड़ेगा उसको। बालक यह अवश्य जान ले कि समस्या किस स्तर की है। बालक को भी ये जानना होगा कि समस्या अगर फाइट कर रहा है तो फैस कर रहा है तो समस्या किस स्तर की है। स्टैनली ग्रे कहते हैं इस संबंध में कि समस्या समाधान की योग्यता दो पदों पर निर्भर करती है। समस्या जो समाधान होंगे वो दो पदों पर निर्भर करेगी बेटा, एक व्यक्ति के सीखने की और एक अधिगम करने की बुद्धिवादी क्षमता। ठीक है, एक तो बच्चा जो सीखना चाहता है, समस्या समाधान की जो योग्यता है वो दो पदों पर निर्भर करेगी। एक तो व्यक्ति के सीखने की या अधिगम करने की बुद्धिवादी क्षमता, वो सीखेगा, अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए अधिगम करेगा वो, और बुद्धिवादी उसकी जो क्षमता होगी उसके अकॉर्डिंग। दूसरा यह कि वह उक्त व्यक्ति ने क्षमता के भीतर अधिगम कर लिया है। उक्त व्यक्ति जो व्यक्ति होगा उसने सीख लिया है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। सेकंड, सृजनात्मकता शिक्षण के लिए समस्या समाधान के संदर्भ में तथ्यों का अधिगम कराया जाए। यहाँ पे कह रहा है कि सृजनात्मकता का जो शिक्षण है वहाँ पे जो समस्या होगी उनका समाधान कराया जाए, उन समाधान के संदर्भ में तथ्यों का अधिगम भी कराया जाए, तथ्यों को सिखाया भी जाए। इनमें क्या किया क्या नहीं किया जानना चाहिए आदि प्रश्नों के माध्यम से ही वो आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब क्या किया क्या नहीं किया, ऐसे जो प्रश्न हैं उनके माध्यम से वो बेटा आगे बढ़ेगा। सृजनात्मकता के शिक्षण के लिए मौलिकता की उद्भावना विकसित करने के लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सृजन और मौलिकता से अभिप्राय ज्ञान के तथ्यों को नवीन रूप से ढालना है। अगर कह सकते हैं यहाँ पर सृजनशीलता, सृजन
और मौलिकता का अभिप्राय ज्ञान के जो तथ्य होंगे, ज्ञान के जो तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपके अंदर प्रस्तुत है, उसको आप नवीन ढंग से जो प्रस्तुत करोगे वो यहाँ बताया जा रहा है। सृजनात्मकता में शिक्षण के लिए मौलिकता की उद्भावना विकसित करने के लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस लाइन को ध्यान रखना, जो सृजनात्मकता होगी वो शिक्षण की जो मौलिकता रहेगी उसकी उद्भावना जो है उसको विकसित करना है, और उद्भावना को विकसित करने के लिए क्या किया जाएगा, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए उनको। ठीक है, बाकी समझ गए थे अपन ये। लास्ट, बालक में सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए। मतलब बालक जो होगा वो भी सही मूल्यांकन कर सकता है, ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर होनी चाहिए। यह सृजन शक्ति को अधिक विकसित करती है। जो सृजन शक्ति होगी उसको क्या करेगी, अधिक विकसित करेगी अधिक विकसित करेगी। सृजन शक्ति का अर्थ होता है बेटा कि नई वस्तु का निर्माण करना, वो और भी इंटरेस्टिंग समझेगा इसको और खुद को विकसित करेगा और खुद क्रिएटिव बनते हुए नई चीज़ों का निर्माण भी करेगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास का समापन हम यहीं पे करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर बोथ, हैव अ गुड डे।